ये क्लासेस स्टार्ट हुई हैं यूपीएससी ईपीएफओ के एग्ज़ाम को लेकर, और हम इसके सारे सिलेबस को यहाँ पर कवर करेंगे। जैसे सबसे पहले हमने पॉलिटी के उठाया है यहाँ पर, और ये पॉलिटी का फर्स्ट पार्ट है, और हम धीरे धीरे इसी तरह पूरा कंप्लीट कराएंगे पॉलिटी, और बहुत ही शॉर्ट नोट में तैयार कराएंगे। ईजी लर्निंग होगी, और शॉर्ट नोट का मतलब ये नहीं कि हम डिटेल्स को मिस नहीं करेंगे, हम पूरी डिटेल को भी कवर करेंगे यहाँ पर। और शॉर्ट इसलिए रखा है ताकि ईजी टू लर्निंग हो और आप अच्छे से समझ पाएँ चीज़ों को, क्योंकि टाइम कम है और आपको ज़्यादा चीज़ें याद करनी है, तो एक तरीके से क्रैश कोर्स टाइप का है। तो सबसे पहला हम जो यहाँ पर देखेंगे कि संविधान का जो विकास हुआ वो 2 पार्ट में हुआ था। फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू हुआ था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी वहाँ से अपने यहाँ पे क्या बोलते हैं कि बिज़नेस के थ्रू बेस पे आई थी, जो मसाले थे उन चीज़ों को लेने के लिए आई और मुनाफे के लिए आई थी। तो ये वहाँ की जो ब्रिटिश संसद है, ब्रिटिश संसद के द्वारा इसने अधिनियम पारित कराया और फिर यहाँ पर वो आए थे। तो जो उस टाइम जो उस संसद के अधिनियम के थ्रू जो भी शासन चला था वो चला था 1773 से 1853 तक। और जो दूसरा है यहाँ पे वो ब्रिटिश ताज शासन अधीन पारित अधिनियम थे, मतलब कि जो हमारे यहाँ पर याद है 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद जो डायरेक्ट ताज को इन्फ्लुएंस कर दिया कि हाँ भाई अब हम सीधे वहाँ के ताज को रिप्रेजेंट करेंगे, वहाँ की क्वीन है, जो क्वीन है उसके चीज़ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसके तहत हम यहाँ पे शासन कर रहे हैं। तो ये चला था हमारा 1813 से 1957 तक। 1957 में आज़ादी मिल गई थी, सबको पता है। तो फिर हमारा जो सबसे पहला रेगुलेटिंग हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट एक तरीके से ये होता है कि आप कैसे चीज़ों को रेगुलेट कर रहे हैं, कैसे चलाना है। तो ये बेसिक सबसे रेगुलेटिंग एक्ट आया था सबसे पहले। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि जो हमारे गवर्नर थे, जो बंगाल के गवर्नर थे, उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया, और इनके लिए 4 सदस्यों की एक इनमें परिषद की गठन किया गया था, परिषद का गठन किया गया। और सबसे पहले जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो कौन बने? वॉरिंग हेस्टिंग, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वाले थे। और हैरी जो यहाँ पे वॉरिंग हेस्टिंग वो बंगाल के जो फोर्ट विलियम है उसमें रहे थे। कहाँ के? बंगाल के फोर्ट विलियम में, और मद्रास। और हाँ, एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट थी कि पहले जो था तीन जो चीज़ें थी वो एक साथ चलती थी, जैसे बंगाल, मद्रास और बम्बई, ठीक। लेकिन जो इसमें क्या हुआ कि जो हमारा मद्रास है और मुंबई है, इसको क्या कर दिया गया? अधीन कर दिया गया बंगाल के अधीन कर दिया गया। और इस एक्ट के तहत 1774 में क्या हुआ? कलकत्ता में न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक, न्यायालय की स्थापना की गई। कहाँ पे? कलकत्ता में न्यायालय की स्थापना की गई। और सर्वप्रथम इसमें क्या हुआ था? एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों के तहत स्टार्ट किया गया था, ठीक। फिर दूसरा एक्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें सबसे राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण कर दिया गया। निर्देशन मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों में अधीन कर दिया गया, और राजनीतिक मामलों का प्रबंध के लिए नियंत्रण बोर्ड का स्थापना करी गई। मतलब कि जो ये हमारा 1784 का जो आया था, इसमें क्या किया गया? जो भी अभी तक क्या था, अभी जो कंपनी राज कर रही थी उसको क्या किया कि 2 भागों में बांट दिया गया, ठीक। 2 भागों में बांट दिया गया। एक जो है वो क्या कर रही है? शासन के लिए, मतलब कि कौन सा राजा क्या करेगा, कैसे चीज़ें चलेंगी, उस चीज़ के लिए है राजनीतिक मामलों में। और एक है जो व्यापारिक मामलों में मतलब कि जैसे वहाँ पे कपड़ों का आप देख सकते हैं, मसालों का देख सकते हैं। तो एक ये चीज़ हो गया। राजाओं के हस्तक्षेप में जो भी चीज़ें हुई
वो क्या हुआ, नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में आ गया। ठीक, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में आ गया जो भी चीज़ें थी, BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक, और जो दूसरा आया वो आया निर्देशक मंडल में आ गया। फिर आया 1886 के अधिनियम, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय के निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया था। ठीक, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ रही कि जो हमारे गवर्नर जनरल थे उनको विशेष परिस्थितियों में जो परिषद का निर्णय है उसको खारिज कर सकते थे और अपना जो नियम है उनको लागू कर सकते थे। ये यहाँ पर लागू हुआ 1786 के अधिनियम के द्वारा। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति प्रदान करी गई। प्रधान सेनापति का मतलब क्या होता है कि प्रधान सेनापति बताता हूँ। प्रधान सेनापति जैसे हमारे जो इंडिया में क्या होता है, 3 सेनाएं हैं। ठीक, एक ये जो एयर थ्रू होती है, 3 होती हैं। एक एयर होती है मतलब कि वायु सेना, एक जल होती है वाटर की, और एक आर्मी होती है जो हमारी ज़मीनी कार्रवाई करती है। ठीक, तो अब क्या हुआ कि इन सब का प्रधान सेनापति किसको घोषित कर दिया गया, हमारे गवर्नर जनरल को। ठीक, और अभी आप जैसे राष्ट्रपति को देखेंगे इंडिया के, तो यहाँ पर भी ये चलता है कि जो तीनों सेनाएं हैं उन्हें तो ये वहीं से लिया गया है कि जो वहाँ गवर्नर जनरल था उसको प्रधान सेनापति बनाया गया है, तो वो कोई भी आदेश दे सकता है, कोई भी चीज़ें कर सकता है डायरेक्टली। और जो ये दोनों अधिकार जो मिले थे वो सबसे पहले किसको मिले थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिले थे सबसे पहले। लॉर्ड कॉर्नवालिस को किसको मिले थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस को सबसे पहले मिले थे। यहाँ पे कौन कौन से 2 मिले थे, जो परिषद के निर्णय को ओवरटेक करने की। ठीक, और दूसरा क्या मिला था कि जो पूरी सेनाएं हैं उनका प्रधान सेनापति किसको बनाया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है 1793 के चार्टर्ड एक्ट। इसमें क्या हुआ, 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब ये होता था कि हर 20 वर्ष में आपको वहाँ से पारित कराना पड़ता था अपने व्यापार को और एक्सटेंड करने के लिए। तो ये वही हुआ 1793 में चार्टर्ड एक्ट आया। फिर आता है 1813 के चार्टर्ड एक्ट। 1813 का चार्टर्ड एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। मतलब सीन ये था कि उस टाइम पे ये ज़्यादा आज़ादी की ज़्यादा हो रही थी, विद्रोह ज़्यादा हो रहे थे, तो उन सबको अपने साइड करने के लिए ये अंग्रेज़ों ने एक ये बनाया कि हाँ भाई हम करते हैं कोशिश कि अगर हम भारतीयों की शिक्षा पे थोड़ा करेंगे तो हमको भी थोड़ा उनकी तरफ से वोट मिलेगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा रह सकते हैं, उनके प्रेम व्यवहार मिलेगा तो, और यहाँ पर अपना पकड़ अच्छी बना सकते हैं। तो सबसे पहले 1813 में शिक्षा पर फोकस किया गया। फिर आता है कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। चीन के साथ रहा और चाय का व्यापार एकाधिकार कर दिया गया। मतलब कि जो भी ये था कि हाँ भाई यहाँ पे सिर्फ ये कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, उस चीज़ को हटा दिया गया और चीन के साथ एकाधिकार रखा गया और बस चाय का व्यापार जो था एकाधिकार था। बाकी जैसे मसालों का था वो सब एकाधिकार से हटा दिया गया। कोई भी अभी वहाँ पे व्यापार ओपनली कर सकता था। ये हुआ 1813 में हुआ। क्या हुआ कि जो एकाधिकार था, मतलब एकाधिकार का मतलब कि सिर्फ एक ही कंपनी यहाँ पे करेगी और कोई कंपनी यहाँ पे नहीं कर सकती है, तो उस चीज़ को हटा दिया गया। अब यहाँ पे कोई भी कंपनी आ सकती है, व्यापार कर सकती है। लेकिन एक चीज़ और इसमें ध्यान रखिए कि जो चीन के साथ था वो अभी ख़त्म नहीं किया गया था एकाधिकार,
चीन के साथ एक नहीं ख़त्म किया गया था, और चाय का जो व्यापार था उस चीज़ को अभी भी ख़त्म नहीं किया गया था। तो वो दोनों चीज़ें चल रही थी, बाकी हर चीज़ से एक अधिकार हटा दिया गया था। फिर आता है 1800, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, फिर आता है 1833 के चार्टर्ड एक्ट आता है, और इसमें क्या, इसके द्वारा क्या होता है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल की, मतलब अभी तक क्या था, वो डायरेक्ट जैसे अभी बंगाल का है, एक स्टेट का है, ठीक, वहीं से चीज़ें सब डायरेक्ट हो रही हैं। बट अभी क्या था, जितनी भी ऑल ओवर जैसे इंडिया है हमारा, जितना भी इंडिया है उस चीज़ को उसने क्या किया, टेक ओवर कर लिया, और अब ये क्या था, संपूर्ण का गवर्नर जनरल बना दिया गया इसको। फिर आता है ये धारा 87 जो है, मतलब कि 83 धारा, डिस्क्रिमिनेशन के बेस पर सरकारी सेवा नहीं प्रदान की जाएगी। मतलब पहले सीन था ना कि सिर्फ पंडित लोगों को या मतलब अपर कास्ट की ज़्यादा होता था, तो जो पढ़े लिखे थे, जैसे अनटचेबल का सीन था, वहाँ पे अछूत लोग थे, तो उनको ज़्यादा दिक्कत होती थी, उनको सरकारी नौकरी मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, तो उस चीज़ को यहाँ पर ख़त्म किया गया। फिर जो प्रथम जो गवर्नर जनरल थे पूरे भारत के, वो कौन थे, लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट, ये क्या थे, प्रथम गवर्नर जनरल थे, जो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल हमने बताया, वही हैं ये हमारे लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट। फिर आगे बढ़ते हैं हम। फिर आता है जो परिषद के एक कानूनी सदस्य को मतलब जो मैकाले को जोड़ा गया, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। फिर पूरे देश को कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया, गवर्नर जनरल को दे दिया गया। तो वो तो पहले भी था, जैसे देख सकते हैं कि एक जो परिषद के कानून को हटाने का था, अब क्या अध्यादेश एक तरीके से जारी कर सकता है, डायरेक्ट वो कानून बना सकता है, उसे पारित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट पूरे देश में कानून बना सकता है, ठीक। फिर आता है चार्टर्ड एक्ट, आता है हमारा 1853 का, ये जस्ट उससे पहले है जब वॉर होने वाली थी, ठीक, उसी तरीके का है। विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों के पृथक कर दिया गया, ठीक, मतलब कार्यपालिका मतलब जो भी वो याद होगा आपको, वहाँ पे हमारा निर्देशक मंडल था, ठीक, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी थी, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो क्या कर रहा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो क्या कर रहा था, वो नियंत्रण कर रहा था, ठीक, राजनीतिक मामलों में, और एक था निर्देशक मंडल जो व्यापारिक मामलों में कर रहा था। तो राजनीतिक मामलों में क्या हुआ कि अभी तक क्या था कि जो विधि बनाने वाले थे उनको अलग कर दिया गया, ठीक, जो विधि बनाने वाले थे, जैसे हमारे यहाँ देखिए संसद है, ठीक, उसको अलग कर दिया गया। और संसद को कार्यपालिका किसको कहते हैं, जो उस चीज़ को जो भी पारित हुआ है, जो भी चीज़ मतलब कि पारित हुई है, सपोज दैट कोई भी चार्टर्ड एक्ट यहाँ पे हमारे यहाँ बना है, ठीक, कोई भी एक्ट बना हमारे यहाँ, ठीक, अब बनाने के लिए क्या हुआ, बनाने के लिए तो विधायी शक्तियाँ एक अलग थी, ठीक, अब इस चीज़ को लागू करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। जैसे हमारे यहाँ क्या है, लॉ मेंटेन के लिए हमारे यहाँ जो IAS हैं, PCS हैं, लॉ मेंटेन करते हैं, तो और बाकी नेता लोग हैं हर स्टेट के, मतलब CM लोग जो हैं वो लोग इस चीज़ को और आगे करते हैं। तो ये वही चीज़ है, कार्यपालिका को पृथक कर दिया गया, विधायी शक्ति को अलग कर दिया गया। फिर विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद का भी एक गठन कर दिया गया, मतलब अभी तक एक क्यूरेट बना दिया कि हाँ भाई ये सेंट्रल है, ये हमेशा रहेगी, ये बनाती रहेगी, ठीक, एक नियुक्त कर दिया। और जो IAS की सबसे पहली मतलब आयुर्सेवा की भर्ती जो चयन खुली प्रतियोगिता कर दी गई, मतलब कि अभी तक क्या था, जो ब्रिटिश लोग थे उसमें डायरेक्ट हर इंसान को शामिल करने का बना दिया गया सिविल सेवाओं के लिए। फिर यहाँ से वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। फिर ये दूसरा जो डायरेक्ट ताज में, मतलब वहाँ पे वो हिस्ट्री में आप देखेंगे तो पता चलेगा 1857 में क्रांति होती है, कैसे कैसे बढ़ती है पूरी, और कैसे फिर अंतिम हमारे जो मुगल राज थे उनको हटा दिया गया। फिर तो वो हटाते हैं, वो बाद में पढ़ाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। और तो हमारा जो सेकंड पार्ट है विकास में संविधान के, वो है ब्रिटिश संसद के
भारत शासन अधिनियम पहला आता है, जो ताज के हम राज करने लगे ताज के थ्रू। तो उसमें क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का वायसराय बना दिया गया। जैसे मैंने आपको बताया था भारत का वायसराय बनाया जाएगा, यही प्रेसिडेंट हो जाएगा बाद में जाके भारत का। और जो पहले लॉर्ड कैनिंग बने थे भारत के पहले वायसराय, ठीक। अभी क्या था, भारत के राज सचिव पद का सृजन किया गया प्रशासन का नियंत्रण करने के लिए। और राज सचिव एक तरीके से वहाँ पे बैठता था यहाँ का चीज़ों को बताने के लिए, ठीक, ब्रिटिश एरिया में। भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल कर लिया गया। जो बताया था वहाँ पे केंद्र शासन बना था, दिखाता हूँ आपको। जो ये बताया था ना, केंद्र विधान परिषद बनाया गया था विधि निर्माण हेतु। तो अब क्या, जो विधायी शक्ति के मंडल थे वो तो अलग थे, ठीक, बट ये एक स्पेशल बनाया गया लोगों की जानकारियों को देखने के लिए कि क्या क्या ज़रूरत हो सकती है, उस बेस पे चीज़ों को बनाने के लिए, ठीक। तो उसी भारतीय ये सचिव का किया। और जो था, भारत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारत प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। भारत प्रतिनिधियों को मतलब जो भी वहाँ के जमींदार थे, जो भी अच्छे पैसे धनवान लोग थे, उनको ऐड किया गया। फिर मद्रास एवं मुंबई के प्रेसिडेंट को विधायी शक्ति केंद्रित इस बात कही गई। अभी तक क्या था कि सिर्फ बंगाल था, बंगाल के बाद पूरे भारत का बना दिया गया उसी को। तो अभी क्या रहा, जो अधीन कर दी गई थी उनको भी अपनी शक्तियाँ वापस दे दी गई। मद्रास और मुंबई को विधायी शक्तियाँ वापस दे दी गई कि भाई अब भी आप अपने उस एरिया में बना सकते हैं शासन के लिए। और वायसराय को आपातकालीन में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी थी। वही है जो डायरेक्ट आप कुछ भी जारी कर सकते हैं, जो भी है पूरे देश में एक साथ लागू करने के लिए वायसराय की शक्ति को दिखाया जा रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत परिषद अधिनियम 1892, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, ठीक ठीक, बढ़ा दी गई। और प्रतिनिधियों को जोड़ा गया, जो विधान परिषद में बताए थे, जो शामिल किए थे भारतीयों को अभी, तो उसी में और जोड़ा गया। जो यहाँ पे हुआ था ना 1861 में, क्या हुआ 1861 में, जो ये भारतीय प्रतिनिधियों को जोड़ा गया 1861 में, मौलिक मिंटो सुधार जो था, तो उसमें क्या हुआ कि वापस आते हैं, भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था कानून बनाने की प्रक्रिया में 1861 में। उसी चीज़ को यहाँ पर और बढ़ा दिया, इन्हेंस कर दिया गया। विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस सरकार से 6 दिन पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार है। बजट पहले मतलब उतना ज़्यादा नहीं बोल सकते थे, शामिल थे लेकिन बोलने की आज़ादी नहीं थी। तो अब उस चीज़ को भी वापस बढ़ाया जा रहा है कि आप 6 दिन पहले पूर्व नोटिस दीजिए और बजट पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप 6 दिन पूर्व नोटिस दें तो। फिर आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, मॉर्ले मिंटो सुधार, ठीक। इसमें क्या होता है, भारतीय को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व किया गया। अभी प्रशासन में नहीं था, अभी विधि निर्माण में रखा गया, प्रशासन में भी कर दिया गया था। यहाँ पे प्रशासन में कभी इनके किया गया 1909 में। फिर आता है वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। तो जो सबसे पहले हैं वो कौन है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वायसराय की कार्यकारी परिषद में जो सबसे पहले पर्सन हैं उनको ऐड किया गया था, वो कौन है, सबसे पहले जो है उनको ऐड किया गया था वो कौन है, आप याद कर लीजिए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक, याद कर लीजिए। परिषद सदस्यों बजट एवं लोकहित पर विवेचना प्रश्न पूछने का अधिकार पूर्णतः अधिकार दे दिया गया। जो पहले सिर्फ 6 दिन पूर्व नोटिस पूछने के लिए थी, अब वो दे दिया गया। और सबसे मेजर थिंग कहाँ से, मतलब जो विवाद नहीं आप इंडिया और पाकिस्तान का स्टार्ट हुआ, इन्होंने क्या कहा कि देख रहे थे कि अब बहुत मुश्किल है यहाँ पे राज करना, तो इन्होंने क्या किया, फूट डालो और राज करो वाले नीति अपनाने लगे। तो इन्होंने यहाँ पर स्टार्ट किया, मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रदान करने लगे। मतलब
अभी तक क्या था, पूरे भारतवर्ष से डायरेक्ट प्रतिनिधित्व थे, बट इन्होंने क्या किया, अब कम्युनिटी बेस चले गए। कम्युनिटी बेस में क्या किया, मुस्लिमों के लिए अब पहले इन्होंने क्या किया, मुस्लिमों को यहाँ पर एंट्री दी। तो अब क्या है, दो भागों में बट गया, एक हिंदू और मुस्लिम का बवाल यहाँ पर इन्होंने शुरू कर दिया, ठीक। और यहीं से सब बवाल स्टार्ट होता है हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे का। यहीं से थोड़ा बहुत विवाद कि भैया हमारे जो लोग हैं वो कम हैं, आपके ज़्यादा हैं, उनकी ज़्यादा सुनी जा रही है। तो यहीं से ये चीज़ें सारी शुरू होती हैं। फिर भारत शासन अधिनियम 1919 आता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली रखी गई, मतलब कि चुनाव प्रणाली वापस स्टार्ट की गई। निर्वाचन प्रणाली सिक्कों भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों, इन्हीं को देने की एक तरीके से थी। भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय, आंग्ल मतलब बाहरी लोग जो थे। और केंद्र में द्वि शासन व्यवस्था रखी गई। केंद्र प्रांतीय दो हिस्सों में बांट दिया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन फिर लाया गया, जिसमें आप जानते हैं राज्यपाल और प्रधानमंत्री, जो सीएम होता है हमारा, उसको मुख्य जो हमारा मतलब स्टेट का एक और होता है, उसमें ये द्वैध शासन यहाँ से उठाया गया है प्रेजेंट में। फिर आता है प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित का क्या सीन है कि इस पे जो विषय हैं, आरक्षित पे क्या गवर्नर जनरल बनाएगा, और हस्तांतरित है वो सदस्यों के अधीन रखेंगे कि जो भी वो चुने जाएंगे शासन के लिए, वो इस पे अपना बना सकते हैं। फिर आता है भारतीय शासन अधिनियम 1935, सबसे इम्पोर्टेंट है बिकॉज ऑफ इसी पे ही हमारा मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। तो इसमें जो भी चीज़ें वो आप ज़्यादा ध्यान रखिए। द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, ठीक। भारत में आरबीआई की स्थापना हुई। भारत में आरबीआई की स्थापना हुई, कब हुई याद कर लीजिए, 1935 में हुई थी आरबीआई की स्थापना। निर्वाचन प्रणाली में दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों, निर्वाचन प्रणाली में भी इनको भी वोट देने का अधिकार दिया गया। जो पहले जमींदारों को, भारतीय जो बाहर विदेश से थे, उनको था सिर्फ। नए प्रांत जोड़े गए, कौन कौन से, सिंध और उड़ीसा। नेहरू जी ने भारत शासन अधिनियम 1935 को क्या बोला है, अनेक ब्रेकों द्वारा इंजन रहित अधिनियम कहा है। अनेक ब्रेकों द्वारा इंजन रहित अधिनियम किसने कहा है, नेहरू जी ने कहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, संविधान एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया में जो भी चीज़ें आई वो सब बताएंगे कि सभा कब हुई, सभा के बाद कौन कौन लोग ऐड हुए, जो भी चीज़ें थी वो सब इसमें कवर की जाएंगी। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, भारत का जो सभा हुआ है सबसे पहली हुई थी, वो कहाँ हुई, फर्स्ट हुई थी 1934 में रांची हुई थी। और जो उसको किस पार्टी के थ्रू हुई थी, स्वराज पार्टी के थ्रू हुई थी ये, ठीक। और 1934 में एम एन राय ने संविधान सभा गठन का विचार प्रस्तुत किया था, ठीक। फिर आते हैं स्वराज पार्टी के कांग्रेस में पटना, सॉरी इस मिस्टेक का थोड़ा रेडिंग मिस्टेक है, पटना बता क्या है, पटना, सॉरी फिर थोड़ा कलर डिस्टर्ब कर रहा है। तो कहाँ स्वराज पार्टी ने कांग्रेस ने, जो स्वराज पार्टी के कांग्रेस ने पटना में की गई थी, कौन 1934 में आधिकारिक रूप से मांग उठी थी, यहाँ ही पे आधिकारिक रूप से मांग की गई थी। अभी तक तो जो सभा था जानते थे, बीच में लोग बिना अवैध और चोरी छुपके जो गठन करते थे वो चीज़ थी, लेकिन जो कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक मांग करी थी वो थी कांग्रेस ने, स्वराज पार्टी के कांग्रेस ने पटना में 1934 में आधिकारिक रूप से मांग की, जिसकी पुष्टि कांग्रेस को 1936 में फैजपुर अधिवेशन में की गई। संविधान निर्माण प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष
1942 सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा रखा गया था। संविधान निर्माण प्रस्ताव जो था सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा रखा गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 संविधान सभा प्रतिनिधित्व निर्वाचन गठन आधार पर था। ठीक, और इसमें जो प्रतिनिधित्व को लिया गया था, जो संविधान सभा प्रतिनिधित्व निर्वाचन गठन बनाया गया संविधान सभा के लिए, निर्वाचन जो मंडल बना, मतलब कि संविधान सभा के लिए निर्वाचन हो रहा था प्रतिनिधित्व का। ठीक, तो उसमें क्या जो रेशियो रखा गया था, वो रेशियो था 1 लाख पर 1 लोग, मतलब 10 लाख पर, सॉरी से जो 10 लाख लोग हैं उस पे 1 लोगों का सीट मिलेगी, मतलब जो 10 लाख लोगों पे 1 लोगों को मिलेगी उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। फिर संविधान सभा जो हुआ, कुल सदस्य थे 379 थे, और ब्रिटिश भारत जो थे, मतलब ब्रिटिश भारत किसको कहा था आप समझ लीजिए कि जैसे जो हमारा पूरा भारत है, ये जो हमारा ये सपोज दैट पूरा भारत है, तो पूरा भारत जो है ये, इसमें क्या था, कुछ पोर्शंस पे जो यहाँ ब्रिटिश राज करते थे, कुछ ही पोर्शंस पे करते थे, जो कुछ ही पोर्शन पर राज करते थे, उसको बोला गया ब्रिटिश एरिया बोला गया। क्या था, सॉरी, ब्रिटिश भारत का नहीं बोला गया। और जो देशी रियासतें थी, वो देशी रियासतें उनको बोली गई जो जिस पर वो राज नहीं कर पाए थे। तो 11 जो गवर्नर जनरल को प्रांत चुनाव के लिए रखा गया, और 4 मुख्य आयुक्तों को प्रांत से चुना गया। ठीक, फिर क्या हुआ, 1946 में जुलाई अगस्त के बीच में चुनाव होता है, जिसमें 292 पर ही होना था। ब्रिटिश शासन में देशी रियासतों ने भाग लिया ही नहीं, मतलब कि जो देशी रियासतें थी 93 सीटें, वो उन्होंने भाग लिया ही नहीं। और क्या हुआ इसमें कि कांग्रेस ने 208 सीटों पर वोट लिया, सॉरी 208 पर ये जीते, और 73 मुस्लिम जीते, और छोटे समूह तो जो थे 15 सदस्य वो जीते। संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष चुनाव का परिणाम थी, मतलब भेजा गया एक तरीके से, अप्रत्यक्ष वोटिंग नहीं हुई। यह चुनाव वयस्क मताधिकार पर अधिकार नहीं था। वयस्क मतलब कि वोटिंग करने का जो एवरेज सबको दिया जाता है कि हाँ भाई तुम इससे ऊपर हो, वयस्क को आप दे सकते हो, तो उस बेस पे नहीं था, लोगों ने चुना अपने उसको। फिर 1935 अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर था। ठीक, फिर आता है 6 दिसंबर 1946 प्रथम बैठक हुई किसकी, भारतीय संविधान सभा की। ठीक, अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष जो थे, अस्थायी अध्यक्ष जो थे इसके, वो कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। वो आपको सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा याद है, जो पहले इन हुए थे, किस में इन हुए थे, गवर्नर जनरल की परिषद में। ठीक, और ये दूसरे सिन्हा है, कौन है ये सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये अस्थायी अध्यक्ष हैं। ठीक, प्रथम बैठक में 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा के। 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, किसका, संविधान सभा का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सबसे पहले बनाया गया, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया 1946 में 11 दिसंबर को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, 13 दिसंबर, 11 दिसंबर को हो गया, अब ये 13 दिसंबर आता है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्तावना रखा गया। ठीक, सबसे पहले प्रस्तावना कब रखी गई, नेहरू द्वारा रखी गई 13 दिसंबर में 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने रखा, उद्देश्य प्रस्तावना रखी गई। फिर इसको पारित कब किया गया, 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के तहत पाकिस्तान विभाजन हुआ। 3 जून 1947 के तहत योजना जो थी वो माउंटबेटन योजना थी, 3 जून 1947 को हो गया ये। ठीक, अब क्या था, जो सदस्य थे, सभा सदस्य थे, उनकी सीट संख्या तो घट गई होगी, तो 292 हो गई जो 300 थी। ठीक, जिसमें देशी रियासतों का क्या 70 है, 73 था, और ब्रिटिश प्रशांत के प्रांत से क्या, वो ब्रिटिश प्रशांत प्रांत जो था उनसे आए 229। ठीक, तो जो देशी रियासतें थी वो पार्ट तो ले नहीं रही हैं,
तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक, और 11 अधिवेशन, कुल 165 दिन, ठीक। प्रारूप समिति जो प्रारूप बना वो कितने बना था, 114 दिन में प्रारूप विचार बना, ठीक। तो याद कर लीजिए, मुझे लोगों को ये याद होता है कि हाँ भाई कितने दिन में बनी, 2 साल 11 माह 18 दिन। तो अधिवेशन भी याद कर लीजिए आप कि 11 अधिवेशन भी लगे थे इसमें, जिनकी कुल अवधि थी 165 दिन। फिर आता है 26 नवंबर 1949 संविधान अंगीकृत किया गया। 26 जनवरी 1950 को समवेत 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, ठीक, संविधान पे अंगीकृत करने पे, और 26 जनवरी 1950 में लागू हो गया, ठीक। और इस सभा में जो चीज़ें थी संविधान सभा में गठन में, उसमें कितने लोग के 15 महिलाएं सदस्य थी। और ग्रेनविले ऑस्ट्रिन ने कहा है कि संविधान सभा कांग्रेस भी और कांग्रेस भारत भी। एक तरीके से उन्होंने एलिगेशन लगाया था कि संविधान सभा जो है कांग्रेस की है और कांग्रेस भारत है, ठीक है, और कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर मुख्य जो समितियां थे और उनके जो अध्यक्ष थे जो वेरी इंपॉर्टेंट थे उनको याद कर लीजिए। तो सबसे पहले क्या है, भारतीय जो संविधान सभा के प्रमुख समिति जो थी, तो कौन कौन सी प्रमुख समिति थी, संघीय समिति थी, ठीक, संघीय समिति, एक संघीय समिति के कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक। राज्य संबंधित समितियां कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय शक्तियों संबंधित समिति, मतलब कि एक तरीके से इनका जो रोल था, जो रोल था इनका, वहाँ के जो संघ, मतलब कि जो सारे राज्यों को मिला के जो संघ बन रहा है, उस चीज़ को टेक ओवर करना था, उस चीज़ को संभालना था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का काम था। जिसमें क्या था, संघीय नीति थी, ठीक, संघीय नीति को संभालना था, संघीय नीतियों को संभालना था कि कौन कौन सी समिति में बन रही हैं, ठीक। और राज्यों संबंधित, मतलब राज्य बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थे उस टाइम पे, क्योंकि सब अपने अपने राज्यों में, सब उनके राजा थे, तो सब अपना अलग होना चाह रहे थे। और संघीय शक्तियाँ, जो शक्ति संघ में निहित है, उस चीज़ से संबंधित समितियों को गठन करते थे, उस चीज़ को समितियों को समझते थे। फिर अगले आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधित समिति रखी गई, संचालन, एक तरीके से संचालन समिति कहते, प्रक्रिया जो है विषयों को, कोई भी चीज़ विषयों में क्या क्या प्रक्रिया होनी है, संचालन कैसे होना, उस चीज़ का था। तो आप इस चीज़ से याद कर सकते हैं कि जो हमारे प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधित समिति थी, उसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर संचालन समिति के भी राजेंद्र प्रसाद थे। और राष्ट्रीय ध्वज समिति तदर्थ समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस चीज़ को थोड़ा आप याद करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा अलग है बट थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ जो थे उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो उसके राजेंद्र प्रसाद थे। जो उस टाइम पे राष्ट्रध्वज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, दैट्स वाई। अभी क्या, जैसे हम तो सिंपल देख रहे हैं कि हाँ ये हमने मान लिया, शुरू से हमें पता है। उस टाइम पे उसको बनाना बहुत मुश्किल था कि आप कैसे उस चीज़ को, सिंबल को बनाएंगे जो पूरे भारत को रिप्रेजेंट करेगा, ऑल ओवर वर्ल्ड। वित्तीय एवं स्टाफ समिति, कोई इशू नहीं है, वो उस चीज़ संचालन है कि जितने भी लोग वर्क कर रहे हैं उन सब चीज़ को पैसे और कैसे चलेगा स्टाफ को, तो बस वही चीज़ है। तो एक तरीके से संचालन का ही है, पैसों का करिए आप, प्रक्रिया का है, जो भी चीज़ है विषयों के बीच में, तो उन सबका संचालन कौन करता है, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे हैं। फिर जो सरदार वल्लभ पटेल है, इनका इम्पोर्टेंट चीज़ रोल है कि मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय क्षेत्रों के लिए था। प्रांतीय संविधान समिति सबसे इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिए आप कि मौलिक अधिकारों के जो अध्यक्ष हैं और अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों के क्षेत्रों की रक्षा के लिए कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं भाई, इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिए आप। फिर आता है कि संविधान के स्रोत, पहला स्रोत कौन सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने बताया था आपको, भारत शासन अधिनियम 1935 में 1935 सबसे ज़्यादा ही वहाँ से चीज़ों को लिया गया है।
तो और फिर इसके बाद है ब्रिटिश यानी ब्रिटेन, ठीक। तो इसमें क्या है, संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन। विधि शासन मतलब कि जो भी चीज़ हम याद करिए, संसद में जो भी चीज़ विधि पारित होती है उसी बेस पे पूरा वर्ल्ड चलता है, सॉरी इंडिया चलती है, तो उस चीज़ का है विधि द्वारा शासन। संविधान में राष्ट्रपति, जो हमारा संविधान है उसमें राष्ट्रपति की क्या जगह है उस चीज़ को बताया गया है यहाँ पे। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता मतलब कि आपने अगर किसी और देश की नागरिकता ली तो भैया आपकी भारत की चली जाएगी। फिर आते ही चुनाव प्रक्रिया, चुनाव प्रक्रिया कैसे सदस्य चुने जाएंगे, उन सब चीज़ों को लिया गया है। जैसे याद खुद ही सोचिए, आपकी जो हमारा संविधान हुआ था, संविधान सभा बैठी थी, उसमें जो भी प्रत्यक्ष चीज़ें हुई थी, जो भी चुनाव हुए थे वो ब्रिटिश के थ्रू हुए थे, तो उसी चीज़ को यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है। तो बेसिकली जो हमारा ब्रिटिश से चीज़ें ली गई हैं वो शासन के लिए ही ली गई हैं। जैसे संसदीय शासन प्रणाली कि संसद कैसे प्रणाली करे, जो भी हमारे यहाँ लोकसभा है, राज्यसभा है, वो कैसे शासन करेगा वो चीज़ है। फिर जो वो विधि बनाएगा उसके थ्रू शासन कौन सा है। फिर राष्ट्रपति में जो संविधान में राष्ट्रपति है, मतलब कि जो हमारा राष्ट्रपति है, जो वायसराय था उसको राष्ट्रपति बनाया गया है, संविधान के थ्रू ही बनाया गया है, तो वो भी एक तरीके से शासन करता है। उस चीज़ को यहाँ पर एक जगह दी गई है। एकल नागरिकता की, एकल नागरिकता भाई अगर आपको इस देश का रहना है तो रहिए, अगर किसी और देश का लिया तो आपको हटा दिया जाएगा। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। फिर आता है कि यूएस से हमने कौन कौन से संविधान स्रोत लिए हैं। मूल अधिकार वहीं से लिए हैं, न्यायिक पुनरावलोकन लिया है, संविधान की जो सर्वोच्चता है वो हमने वहाँ से लिया, राष्ट्रपति का महाभियोग लिया है। मतलब कि एक तरीके से कोई शासक अपनी प्रधानता नहीं दिखा सकता। मूल अधिकार क्या है, आप कोई भी विधि बनता है जिसमें आपके मूल अधिकारों को हनन होता है तो आप केस कर सकते हैं, आप उस चीज़ को कर सकते हैं न्यायिक पुनरावलोकन के थ्रू। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, यहाँ पे ये विधि आपने गलत बनाई, हम उसको पुनरावलोकन करेंगे, अगर वो न्याय के निहित में नहीं है, संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर उसको ख़राब करा तो हम हटा सकते हैं। संविधान की सर्वोच्चता, एक तरीके से वो सर्वोच्च की कि भैया हाँ संविधान के थ्रू ही सब कुछ होता है, संविधान में जो जो चीज़ लिखा है उसी के थ्रू पूरा भारत चल रहा है। फिर हमारे राष्ट्रपति का महाभियोग, और राष्ट्रपति का महाभियोग क्या है कि किस तरीके से हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, क्योंकि ये राष्ट्रपति के पास पावर बहुत ज़्यादा है। अब आप कोई चीज़ एलिगेशन लगाएंगे उसको तुरंत हटा देगा, कोई सजा लगाएंगे खुद माफ़ कर देगा, तो उस चीज़ को कैसे हटाया जा सकता है उस चीज़ का है, और निर्वाचन कैसे कर सकते हैं उस चीज़ का है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे कि कनाडा से हमने क्या लिया, शक्ति विभाजन, मतलब कि जो भी पूरे जो विषय हैं हमारे, जिसको सूचियाँ विषय बोलते हैं, यानी सूचियाँ, तो विषय जो भी हैं हमारे बनाने की विधि, तो उसको दो भागों में बांटा गया, विभाजन दिया गया है कि एक भाई केंद्र हो गया और एक हमारे प्रांत हो गए, उन दोनों में अलग किया है। अवशिष्ट शक्तियाँ, मतलब कि अवशिष्ट जो बची हुई चीज़ें में दोनों में आती हैं, उस चीज़ को केंद्र में डाल दिया। और राज्यपाल की नियुक्ति, मतलब कि केंद्र सरकार को अपर हैंड दिया गया है एक तरीके से। कनाडा में से क्या लिया गया है, केंद्र सरकार को थोड़ा सा ओवर पावर दिखाया गया है कि हाँ भाई केंद्र, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था कि प्रांत जो थे ना सब अलग अलग जाना चाह रहे थे, तो वो केंद्र को थोड़ा मजबूत करना पड़ा कि हाँ भाई उन चीज़ों को बांध के रखे, ठीक। इस वजह से केंद्र को थोड़ा सा ज़्यादा पावर दिया गया है। फिर आता है आयरलैंड, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित, ठीक। तो एक तरीके से राज्यों को उत्थान के लिए चीज़ें किया कि भैया केंद्र ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए, तो राज्यों को निर्देशित दिया गया कि ये आप अपने उसके लिए कर सकते हैं। और राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, जो मतलब कि मनोनीत की जो भी राज्यसभा है वहाँ पे जो भी मतलब मनोनीत, आप समझ रहे हो, जो भी फेमस है, जो भी एक फील्ड में ज़्यादा ज्ञान है उसको, तो उस चीज़ को मनोनीत करके आप सीधे राज्यसभा में एंटर कर सकते हैं। और राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित है। फिर आता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से सबसे इम्पोर्टेंट की चीज़ क्या है भाई कि हाँ भाई आपने संविधान में कुछ एरर कर दी है, कोई प्रॉब्लम है, या नया आप जैसे भारत ग्रो कर रहा है तो नई नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई, तो टेक्नोलॉजी में क्राइम जो भी हुआ है, साइबर सिक्योरिटीज़ को, वो जो क्राइम थे उन चीज़ों को ऐड किया गया संविधान संशोधन के द्वारा। फिर राज्यसभा में सदस्य निर्वाचन, ठीक। अभी क्या था, दो चीज़ें याद करिएगा, आयरलैंड से जो था राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों को ऐड किया गया, लेकिन जो दक्षिण अफ्रीका है उसमें राज्यसभा का निर्वाचन, राज्यसभा में जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन के तहत है, ठीक। फ्रांस से क्या है, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र समता समानता क्या है, ठीक। ऑस्ट्रेलिया से क्या, संवर्धित सूची है, संसद की संयुक्त बैठक, दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक का जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया और संवर्धित सूची वहीं से ली गई है। फिर जो जर्मनी से आपातकालीन के दौरान मूल्य अधिकारों का निलंबन,
मतलब आपातकालीन के क्या सीन है कि लाइक भैया आपातकालीन हुआ है कि यहाँ पे इतने अटैक चल रहा है और आप घूम रहे हो कि भैया हमको घूमने की आज़ादी है, कोई मतलब तो है नहीं ना यार। पता चला आपातकालीन है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, आप कुछ भी बोल रहे हो, तो उस चीज़ को जो मूल अधिकार है उस चीज़ को वहाँ पे निलंबन कर दिया जाता है, आपके बेसिक भी चीज़ों को हटा दिया जाता है। फिर रूस से क्या है, मूल कर्तव्य कि जो भी हमको हमारे देश के लिए कर्तव्य करने चाहिए, मूल कर्तव्य रूस से लिया हुआ है। एंड प्रस्तावना जो है वो रूस से ली हुई है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय जो है वो प्रस्तावना में लिए गए हैं, यहीं से लिए गए हैं। कौन कौन से लिए गए हैं, सामाजिक आर्थिक सामाजिक न्याय, ठीक। आगे बढ़ फिर आता है संविधान का जो उद्देश्य है, उद्देश्य प्रस्तावना जिसको बोलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हम इसमें इंक्लूड करेंगे। बाकी आप प्रस्तावना जो पूरी याद करें तो आप कहीं से भी याद कर दो, आपको कॉमनली आपको मिल जाएगी, बट टू द पॉइंट जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। फिर यह उद्देश्य संविधान सभा जो है उसमें पारित किया गया था 22 जनवरी 1947, ठीक, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव किया था, ठीक। मतलब कि जब संविधान सभा में हो रही थी चीज़ें तो उस चीज़ का क्या हुआ, पारित तब हुई 22 जनवरी 1946 में ही पारित हुई, लेकिन उस चीज़ की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत पहले की थी, 13 दिसंबर 1946 को ही उन्होंने प्रस्तावना दे चुकी थी, ठीक। और प्रस्तावना में जो भी चीज़ें चेंज हुई हैं उस चीज़ के बारे में बता देते हैं। प्रस्तावना में क्या हुआ, बेरोजगारी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि प्रस्तावना का मूल महत्व संविधान के अर्थ को व्यक्त करना है, कि संविधान की जो भी चीज़ें बेसिक है उसको क्या क्या करना है, जो उसका इंस्ट्रक्शंस हैं उस चीज़ को ही फॉलो करता है। जैसे अभी संविधान में आपने देखना सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो उसी तरीके जो है हमारा बस वही काम करेगा। वो एक न्याय करने के लिए या विधि बनाने के लिए कोई जरिया नहीं है, वो बस एक संविधान का अर्थ व्यक्त करती है कि हाँ भाई संविधान क्यों है, संविधान क्यों इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ को बताता है, ठीक। फिर जो 2 मामले हुए जो इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ को आप याद करिए कि जो केशवानंद भारती बनाम केरल हुआ, ठीक, केशवानंद भारती बनाम केरल कब हुआ था, 1973 में। तो न्यायाधीश ने क्या कहा था कि उद्देशिका संविधान का अंग है, अतः इसे संशोधित किया जा सकता है, परंतु संशोधन आधारभूत संरचना में जो है सिद्धांतों को अधीन होना चाहिए। कि मैंने बताया ना बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आधारभूत है, उस चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आप संविधान में संशोधन करिए बट आप बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर चेंज करेंगे तो फिर वो न्यायिक पुनः जो भी मतलब बैकलुक कर सकते हैं, जो है वो हमारे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, उस चीज़ को ज़ीरो कर सकता है, उसकी मान्यता को। 42वें संशोधन अधिनियम, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से जोड़े गए थे याद कर लीजिए। 42वें संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अधिनियम 1976 में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, अखंडता, ठीक। और जो हमारी प्रस्तावना है वो परिवर्तनीय नहीं है, मतलब कि इसमें लिखे जो भी व्यवस्था है, जैसे मूल कर्तव्य है हमारे, वो भी परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन हमारे जो मौलिक कर्तव्य है वो परिवर्तनीय है। लाइक आप मूल कर्तव्य को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, अगर कोई चीज़ आपके खिलाफ है तो आप उसको चेंज करा सकते हैं, तो वही चीज़ें परिवर्तनीय नहीं है, ठीक। इसमें लिखे जो व्यवस्थाओं को आप लागू करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, जो भी चीज़ इसमें लिखी हुई है। फिर आ जाते हैं कि जितने भी हमारे अनुच्छेद, जो हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद के साथ में भाग हैं, कितने अनुच्छेदों को बांटा गया है। तो इसमें टोटल जो भाग हैं वो हैं 22 भाग है। तो जो पहला है संघ, उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है, इसको हम भाग में कवर करेंगे, बहुत ठीक है, वो साथ में चलते रहेंगे तो कवर होता रहेगा, ठीक। जो सबसे पहला हम अपना भाग उठाते हैं कौन है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि जो भारत है वो राज्यों का एक संघ है। समझिएगा इस पॉइंट को कि उस टाइम पे क्या था, सारे राज्य थे जो भागने की कोशिश कर रहे थे अपना, क्योंकि अभी क्या है, एक राज्य बन जाएगा उसके अधीन आपको कार्य करना पड़ेगा, और अभी क्या आप खुद ही राजा हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी कि आप राजा हैं, ठीक, और आपके भी ऊपर कोई आ जाता है, तो ये चीज़ आपको बहुत प्रॉब्लम कर रही थी, ठीक। इसीलिए आप चीज़ों को अवॉइड कर रहे थे, आप उस चीज़ से निकलने की सोच रहे थे, तो उस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे बांधा गया
कि भैया एक अनुच्छेद है और इसी के सब कुछ राज्य हैं, ठीक, आप निकाल नहीं सकते हैं। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि संसद विधि द्वारा संघ के नए राज्यों को प्रवेश दे सकता है। क्या कर सकता है? प्रवेश दे सकता है। सिक्किम को दिया था इसने, दिया गया था द्वारा, सॉरी, 35वें और 36वें। 35 में क्या हुआ था कि वो एक छोटे समय के लिए रखा गया, ठीक, और जब सिक्किम को सब कुछ सही लगने लगा तो ये हुआ कि भाई हाँ 36 के तहत उसको परमानेंट कर लिया गया, परमानेंट इन कर लिया गया। अनुच्छेद 3, संसद को किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों का या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य के भागों के साथ मिलाकर नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। समझिए इस पॉइंट को, समझिए आप। जैसे कि एक ये राज्य है, एक ये राज्य है, ठीक, तो इन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा लिया, इसको थोड़ा लिया और इस चीज़ को जोड़कर एक नया राज्य बना दिया, ठीक। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा। और या तो क्या किया कि हाँ भाई एक ही था, इसको 2 भाग में बांटा, इसको अलग बना दिया, इसको अलग बना दिया, 2 नए राज्य आ गए। तो ये किसको पावर दी गई? राज्य, संसद के द्वारा नई चीज़ें की जा सकती हैं। अनुच्छेद 4 क्या है? नए राज्यों की स्थापना या उनका प्रवेश और विद्यमान राज्यों को नामों, जो मतलब बेसिक ये तरीके पर दिखाया गया है कि हाँ भाई कोई भी राज्य है, ठीक, कोई भी राज्य है, इसके नाम को चेंज कर सकते हैं आप, ठीक, नेम को चेंज कर सकते हैं, नेम को चेंज कर सकते हैं। जो भी इसका क्षेत्रफल है उस चीज़ को काट पीट कर थोड़ा छोटा कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, ठीक, वो चीज़ बताया हुआ है। उसकी सीमाओं को और उसके नाम कुछ बता ही दिया मैंने आपको, चेंज कर सकते हैं। फिर आता है संशोधन नहीं माना जाएगा, किसके तहत? अनुच्छेद 368 के तहत इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। किसी भी राज्य में कोई भी चीज़ नाम चेंज होता है, बाउंड्री चेंज होती है, उसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट, बेरूबारी संघ ने जो था मामले में क्या कहा सर्वोच्च न्यायालय ने कि संविधान संशोधन द्वारा ही कोई राज्य क्षेत्र किसी दूसरे राष्ट्र को सौंपा जा सकता है, ठीक। तो जो सबसे इस मामले में हुआ था, तो 9वें संविधान संशोधन द्वारा बेरूबारी क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपा गया था। किसको? पाकिस्तान को सौंपा गया था 9वें संविधान संशोधन के तहत। फिर आता है 2015 में 100वां संविधान संशोधन, 11 राज्य क्षेत्रों को भारत के 111 राज्य क्षेत्रों को बांग्लादेश को दिया गया, ठीक, और बांग्लादेश ने 51 क्षेत्रों को भारत को दिया। जो भी वहाँ पे गांव रह रहे थे, जो भी लोग थे, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो उनको बांग्लादेश भेज दिया गया और उसको भारत को डाल दिया गया। फिर आता है नागरिकता, भाग 2, नागरिकता। इसमें कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद कवर किया गया है? अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। संसद के सर्वप्रथम 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया। संसद के प्रारंभ में नागरिकों के वर्ग में दिक्कत होती थी बहुत ज़्यादा, संविधान के प्रारंभ में, अभी तो कोई इशू नहीं है, अभी सब कुछ सेटल है। तो अधिवास द्वारा नागरिकता, ठीक, भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। अनुच्छेद 5 में क्या है कि भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, माता पिता में से कोई एक भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, ठीक, माता पिता में से कोई एक भारत राज्य के क्षेत्र में जन्मा हो, संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों तक साधारण तौर पर भारत में निवास रहता हो। संविधान जो भी प्रारंभ में किया था, संविधान कब बनी थी हमारी? 1950 क्या बनी थी। तो फिर आता है पाकिस्तान में प्रव्रजन, मतलब कि ये उन चीज़ों को बताता है कि जो पाकिस्तान में लोग चले गए थे वो कैसे भारत में आ सकते हैं, ठीक। तो अनुच्छेद में क्या है? भारत से पाकिस्तान द्वारा प्रव्रजन मतलब माइग्रेट करने वाले कोई व्यक्ति भारत का नागरिक तभी समझा जा सकता है जब वो 2 शर्तों को पूर्ण करेगा। पहला, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा जब भी था तो उसमें उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी कोई भी उसमें जन्म लिया हो, ठीक। फिर दूसरा क्या है? साधारण भारत में रह सकता है। 19 जुलाई, बंटवारे के टाइम की बात है ये, 19 जुलाई 1948 में पंजीकरण कराना होगा, और पंजीकरण की तारीख से 6 माह पहले ही भारत में वो रह रहा है, मतलब पंजीकरण हो और उससे पहले से वो भारत में रह रहा हो, ठीक। पंजीकरण से पहले वो भारत में रह रहा हो, बाद में नहीं, पहले ही 6 महीना रह रहा हो।
ठीक, फिर आते हैं पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 7, 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान जो भी लोग चले गए वो भारत के नागरिक नहीं समझा जाएंगे। यदि वो भारत लौटते हैं तो अनुच्छेद 3 लागू होगा। अनुच्छेद 3 ये चीज़ है कि हाँ भाई, जो भारत शासन अधिनियम है कि उसके दादा दादी पहले जन्मे हों या तो सदा पंजीकरण किया हो, तो वही सीन है। अगर वो चला गया है तो नहीं माना जाएगा, भाई चला गया, काम खत्म उसका। ठीक, फिर भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद मतलब जो एनआरआईज वगैरह उनके लिए है ये व्यक्तियों की नागरिकता वह अबंध करता है जो संविधान के प्रारंभ के समय भारत के निवासी नहीं थे किंतु वे भारतीय मूल के हैं। इस अनुसार जिस व्यक्ति का जन्म अथवा उसके माता पिता, जिसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में किसी का जन्म 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा परिभाषित करता है वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। अरे ये अनुच्छेद 6 को रिपीट कर रहा है। यदि वह जिस देश में रहता है वहाँ के भारत के कौंसिल प्रतिनिधित्व में समक्ष नागरिकता का आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। मतलब कि समझिए, जो याद होगा आपका ना कि बाहर जो रहती हैं फॉरेन्स में, याद नहीं आ रहा उसका नाम मुझे डायरेक्टली, ठीक है आप समझ गए होंगे, जो प्रतिनिधित्व करता है यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे भारत में एम्बेसी, इंडियन एम्बेसीज हैं, तो उन चीज़ों को अगर आप वहाँ जाके डायरेक्ट भारत के लिए नागरिकता का फॉर्म लेके भर सकते हैं। किसी देश की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने पर भारत की नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी। ये तो बिल्कुल सिंपल है। किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसद विधान के अलावा किसी अन्य रीति से नहीं छीना जा सकता है। पहला तो ऐसा हो कि हाँ भाई उसने किसी और देश की नागरिकता ले ली तो उसकी नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। और दूसरा क्या है, संसदीय विधान के अलावा किसी अन्य रीति से नहीं किया जा सकता है, लेकिन मतलब आतंकवादी ज़्यादा एक्टिविटीज़ किया हो, वो देश के विरुद्ध कोई चीज़ें कर रहा हो तो उसमें किया जा सकता है। फिर नागरिकता से संबंधित विधान बनाने की शक्ति संसद को दिया गया है। इस प्रयोजन में संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया था। तो इसमें क्या है, जो धारा 3 से 7 क्या है, वो ये कहती है कि हाँ भाई आप किस बेसिस पे नागरिक हो सकते हो। जन्म से बेस मतलब जमाना इन द सेंस कि आप बताया था भारत में पैदा हुआ हो, नाना नानी कोई भी उसका हो। फिर वंश के आधार पर, वंश आधार वही सीने की हाँ कि उसके पूर्वज कौन कौन से हैं, पंजीकरण कराया हो, मतलब जो डेट दी गई थी, ये जो डेट दी गई थी इसके द्वारा पंजीकरण कराया हो। ठीक, किसी अन्य राज्य क्षेत्र में वहाँ पे हो लेकिन वहाँ के एम्बेसी को जाके बता सके। फिर नागरिकता का त्याग क्या बता सकता है, जो धार बताता है। अभी क्या एक लेने का है एक त्यागने का है, तो 8, 9, 10 जो है वो नागरिकता हटाने का सही है। नागरिकता प्रत्याग आप खुद ही छोड़ दो। ठीक, किसी अन्य देश की नागरिकता लो हटा ही दिया जाएगा। भारतीय संविधान के अनादर करने पर नागरिकता वंचित कर दिया जाएगा। जो मैंने बताया ना कि भारतीय के गद्दारी करोगे, आतंकी करोगे तो हटा दिया जाएगा। ये उन्हीं चीज़ों को है, चीज़ों को लेके बता रहा है ये। फिर अनिवासी एनआरआई जो है, नॉन रेसिडेंट इंडियंस भारत के ही नागरिक होते हैं और भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं। मताधिकार का पूरा अधिकार है किंतु चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। मतलब ये बाहर काम कर रहे होते हैं लेकिन होते भारतीय नागरिक हैं, और तो वही सीन है। ये भारत के ही नागरिक होते हैं, भारत में रहते हैं, बट मतलब भारत के बाहर रहते हैं, वो भारत के नागरिक हैं, बस वहाँ काम करते हैं तो वहाँ रहने लगे हैं। ठीक, भारतीय मूल के व्यक्ति, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वे भारत के नागरिक नहीं होते हैं, ये भारत के नागरिक नहीं होते हैं, वर्तमान में किसी अन्य देश में नागरिक हैं। ठीक, मतलब हैं तो वो किसी और देश के, लेकिन उनके जो पूर्वज हैं वो भारत में थे, इनके पूर्वज भारत के नागरिक हैं। ठीक, 15 वर्ष तक वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है और 7 वर्ष तक भारत में निवास करने के बाद वो भारतीय नागरिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भारतीय मूल के व्यक्ति, PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये अभी आपको हमने बता दिया। शिक्षा का अधिकार होता है, अरे हाँ, मताधिकार का है, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। मताधिकार कर सकते हैं, चुनाव नहीं कर सकते हैं। फिर आता है समुद्र पारित भारतीय डाक, गलत है इसमें हिंदी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन, उसको सुधार लीजिएगा। ओवरसीज़ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, विदेश नागरिक हैं, निवास विदेश में ही करते हैं। ठीक, लेकिन भारत में काम करते हैं। भारतीय नागरिक के लिए 5 वर्ष पूर्ण पंजीकरण कराया होता था, कम से कम 1 साल से भारत में रह रहा हो और तो वो कर सकता है। ऐसे गैर कृषि कार्य हेतु ज़मीन खरीद सकता है, मतलब कि अगर उसे फार्मिंग नहीं करनी हो तो वो ज़मीन खरीद सकता है। ठीक, मतलब विदेश का है, नागरिक हो, विदेश में ही रहता हो लेकिन भारत में काम करता हो, तो उन बेसिस पे ये है हमारा। तो अगला क्या है, नागरिकता अधिनियम 2019।
नागरिकता अधिनियम एक्ट 1955 में संशोधन किया करता है। मतलब जो पहले चीज़ें नहीं बताया था कि जन्म से वंश से हो सकता है, तो उस चीज़ को सुधार के भैया कोई भी आ जाता था कि हाँ मेरे दादा दादी थे, पूर्वज थे, यहाँ रहते थे, तो उस चीज़ को हटाया गया है। ओवरसीज़ के पंजीकरण और उसके अधिकारों को रेगुलेट करता है। नियमित अधिनियम सुधार करता है जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में दाखिल होने वाले अफ़गानिस्तान, बांग्लादेशी और पाकिस्तान के हिंदू थे, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई लोगों को साथ अवैध प्रवासियों के तौर पर व्यवहार नहीं किया जाएगा। इस चीज़ का इसमें ध्यान रखा गया कि मतलब 31 दिसंबर 2014 से पहले जितने भी लोग आए हैं उनको भैया विदेशी नहीं समझा जाएगा, प्रव्रजन नहीं समझा जाएगा, अवैध प्रवासी भी नहीं समझा जाएगा, वो चाहे जिस तरह भी आए हों उनको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे फर्स्ट टाइम का पार्ट खत्म।